हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपर एजुकेशन चैनल। तो जो हमने साइको की सीरीज़ स्टार्ट करी थी कि जिसमें हम जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्राई करेंगे कि बहुत कम टाइम में जो है कवर करें, ठीक है। तो उसमें कल जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका जीन पियाजे की थ्योरी, ठीक है। तो उसका जो लास्ट पार्ट है वो मेरे को लगता है वीडियो में अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं ये दोबारा करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेज है वो है उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है। कौन सी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं औपचारिक, ठीक है। औपचारिक चिंतन अवस्था में भी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, इसकी जो एज है वो है 11 to 15 ईयर्स। उसके बाद इसमें कौन कौन सी बच्चे की जो थिंकिंग है वो कैसे चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, कैसा अमूर्त चिंतन होता है, लॉजिक उसके कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करता है, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, परिकल्पनात्मक एंड निगनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है ये उसमें कौन सी रीजनिंग बच्चे में अडेप्ट हो जाती है, डिडक्टिव जो रीजनिंग है वो किस में आती है। तो वो था इसमें हमारे पास फोर्थ स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको याद कैसे करना है, SPCF, ठीक है। एस फॉर सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड देन लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, ठीक है। तो ये आई हमारे पास अपनी जीन पियाजे की थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारी वाइगोट्स्की की, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी है आपकी? वाइगोट्स्की सोशल कल्चर थ्योरी, ठीक है। वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक सृजनवाद का जनक भी किसे बोला जाता है? वाइगोट्स्की को ही बोला जाता है, ठीक है। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। तो किसके? सामाजिक सृजनवाद के जनक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। किसके फादर हैं ये? वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जो बच्चा है वो किससे सीखता है? सृजन से, कंस्ट्रक्शन से सीखता है, ठीक है। वाइगोट्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। मतलब जो सोशल, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो सोशल कंडीशन के अंदर ही पॉसिबल है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। कि जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो कैसे पॉसिबल है? वो ग्रुप लर्निंग से पॉसिबल है। बच्चे सामाजिक अंतक्रिया द्वारा सीखते हैं, मतलब वही सोशल इंटरेक्शन की बात करी है। वाइगोट्स्की के अनुसार विकास एक सतत क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था? डिसकॉन्टिन्यूस। विकास एक सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक अंतक्रिया पर निर्भर करती है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव है। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो इनके बीच में रिलेशन है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बताया था? तो वो है हमारे पास वाइगोट्स्की। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग, आंतरिकरण की प्रक्रिया, खुद को समझने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इनके तीन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है हमारे पास सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब जब बच्चा इन तीनों में इन्वॉल्व होता है, इनके इंटरेक्शन से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। SCL, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल, और उसके बाद लैंग्वेज, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। वाइगोट्स्की का मानना है भाषा का विकास सामाजिक अंतक्रिया से होता है। कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो इंटरनली होती है, ठीक है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। तो लैंग्वेज इज अ टूल टू कम्युनिकेट, ठीक है। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन टर्म्स में से बनते हैं, ठीक है। कौन सी है? सबसे पहली है ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। उसके बाद है हमारे पास मोर नॉलेज अदर, एनीबडी हु नोज मोर इन अ पर्टिकुलर, मतलब एक्सपर्ट, MKO। उसके बाद स्कैलफोल्डिंग, अस्थायी मदद, टेम्पररी हेल्प, दैट इज हिंट, हेल्प सॉल्व एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये JPD या स्कैलफोल्डिंग या फिर MKO, मोर नॉलेज अदर्स, ये जो टर्म्स है किसने दी हुई है? वाइगोट्स्की ने, ठीक है। बाकी देखते हैं इसको डिटेल में है क्या एक्चुअल में ये।
तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो ए पार्ट है वो है हमारे पास स्टफ लर्न्स कैन डू, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। JPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है, स्टफ्स लर्न डू विद स्पोर्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम किसी की स्पोर्ट से कर सकते हैं। और जो बी है वो क्या है, ऐसी चीज़ें कांट बी डू लर्न विद स्पोर्ट, कि हम स्पोर्ट के साथ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो JPD इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट स्पोर्ट, कि JPD है एक तरह से ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास ये है मोर नॉलेज अदर फादर स्कैलफोल्डिंग, साइकिल को पकड़ना। ठीक है, हमारे पास जो कि उसका फादर है वो क्या कर रहा है, बच्चे को साइकिल नहीं आता तो साइकिल को पकड़ रहा है, वो क्या हो गया, JPD। ठीक है, फादर क्या हुआ, मोर नॉलेज अदर, किसको ज़्यादा नॉलेज हुई, फादर को ज़्यादा नॉलेज है तो वो हमारे पास MCO के अंडर आ गया। उसके बाद स्कैलफोल्डिंग क्या हुई, साइकिल को पकड़ना। ठीक है, हेल्प कर रही है उसकी साइकिल को पकड़ना। JPD बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा, मतलब वो एक तरह से वो एरिया जब बच्चा हेल्प करके सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा के 3 रूप, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। तो ये हमारे पास 2+ मतलब 2+ वर्ष लिखा हुआ है। उम्र, उदाहरण, दुनिया में बात करना। प्राइवेट स्पीच, निजवाचक 3+ वर्ष, बोल बोल कर खुद से बात करना। साइलेंट इनर स्पीच 7+ वर्ष, उम्र में मन से बात करना। सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म, तो हमने ये देख लिया JPD, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है। मोर नॉलेज अदर, कोई छोटा या बड़े द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। स्कैलफोल्डिंग, टेम्पररी हेल्प, क्षणिक मदद, ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद को काम ना करने लगें, ये एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास वाइगोट्स्की का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मोर इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है वो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। उसने ग्रुप लर्निंग की बात करी थी ना, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीर ट्यूटरिंग, असिस्टिव लर्निंग। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स और आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो ऊपर वाला ही था कि JPD वाला, और 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसके कल्चर, सोसाइटी एंड लैंग्वेज हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वो तीनों टर्म्स, वट आई कैन डू, वट कैन आई डू विद हेल्प, वट आई कैन डू विद और विदाउट स्टॉप, हम नहीं कर सकते। जो हेल्प के साथ करते हैं वो JPD में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो वो चीज़ें होगी हमारे पास। इनफॉर्मल लर्निंग हुई इसमें एक तरह से हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे जो हमारे पास जो वो वाला एरिया है जहाँ पे हमने A दिया था जिसको, ठीक है, A, उसको ZAD भी बोलते हैं, ZAD बोलते हैं। वेयर लर्नर इज राइट नाउ, ZAD भी बोलते हैं, जोन ऑफ ए कायरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कोलबर्ग का नैतिक विकास का मोरल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया, इसीलिए इस सिद्धांत को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जेंडर बायस थ्योरी। कैरोल गिलग्राम कोलबर्ग की ही छात्रा थी। इसका मानना था थ्योरी ऑफ फेमिनिस्टम पर्सपेक्टिव का ध्यान नहीं रखती है, कि नारीवादी जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसका वो ध्यान नहीं रखती है। ठीक है, सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है। मोरालिटी क्या है, वही है ना जो सही है, उस चीज़ को हम फॉलो करें, वो हमारी मोरालिटी है। तो नैतिक तर्क, मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग को प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स में उसको डिफाइन किया गया है। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। ठीक है, उससे मिलता जुलता है। तो हो सकता है क्वेश्चन की कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो किससे इंटरलिंक्ड है या इंस्पायर्ड है, तो जीन पियाजे से। कोलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद बताया व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती है। स्तर मतलब कि इसमें जो मेन जो है वो कितने 3 लेवल है, और हर एक लेवल में मतलब ये हमारे पास 3 लेवल, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है प्री कन्वेंशनल बोलते हैं। ठीक है, प्री कन्वेंशनल आ जाएगा, फिर कन्वेंशनल आ जाएगा, फिर पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा, PCP करके। सबसे पहला पूर्व परंपरागत लेवल। ठीक है, पूर्व परंपरागत जो कि 4 से 10 साल तक रहता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कितने साल तक होता है, 2 चरण होते हैं इसके। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं।
सबसे पहला जो है वो है इसमें स्टेजेस 1 जो आती है वो आती है पनिशमेंट और ऑबिडेंस, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ठीक है। ऑबिडेंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब अगर बच्चा, इसमें क्या है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें पनिशमेंट और रिवार्ड और पनिशमेंट वाला काम हो गया एक तरह से, ठीक है। कौन सा? रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोरालिटी फियर डिपेंडेंस है एक तरह से अगर हम देखें, ठीक है। मोरालिटी फियर डिपेंडेंस हो गया एक तरह से ये, मतलब इसमें वही है कि अगर पनिशमेंट दे रही है या तो बच्चा फॉलो करेगा, नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट देंगे। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज आती है वो है हमारे पास व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, नैमिति अभिनिवेश, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की प्रवृत्ति, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आया माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ ट्रीट मी, कि बाकी के सामने, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जो इस एज में होता है वो उसको जैसा आप ट्रीट करोगे, गुस्सा करते हो उसके सामने तो वो गुस्सा करता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि बच्चे आपके बोलने से नहीं सीखते, वो आपको कॉपी करते हैं, तो वही चीज़ है उसके पास भी, सेम इसमें वही बात हो रही है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट जो आती है वो आती है कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक, 10 से 13 साल की, इसमें भी कितने वो है हमारे पास 2, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, मतलब जो ये स्टेज है इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वह प्रोजेक्ट करता है कि अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, मतलब वो अपनी जो भी वीकनेस है उसको वो शो नहीं करता, हर जगह ऑनेस्टी, अप्रूवल एंड प्रेज चाहता है वो एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें स्टेज है वो है हमारे पास मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं उसको भी वो अब मानना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी रूल को फॉलो करना स्टार्ट करता है कि क्या हो रहा है उसकी सोसाइटी में, ठीक है। मतलब कि कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, ये बोलते हैं इसको। लास्ट जो स्टेज है वो है इसकी उत्तर पारंपरिक, पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें ये 13 और उसके ज़्यादा साल वाले जो भी है, कितने इसमें स्टेजेस है? 2 स्टेजेस है। तो कौन कौन सी है इसमें देखते हैं। पहला है इसमें सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअल फाइट्स। इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करता है, उसको पता चल गया, वो सोसाइटी में चला जाता है तो देखता है क्या सही है क्या गलत है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने लिए डिसीजन लेना स्टार्ट करता है, तो ठीक है, सोशल राइट। उसके बाद है लास्ट जो इसकी स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अंत चेतना और सार्वभौमिक नैतिक प्रमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब वही है कि जो हमारे पास जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, ठीक है, कि अगर आप कुछ भी गलत करते हो, चोरी करते हो, तो वो करना गलत है, वो आपको पता होगा, मतलब जो भी स्टेज में होगा। तो दिस इज़ द कोलबर्ग जो थ्योरी है उनकी वो थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम, मतलब एक तरह से नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, सभी संस्कृतियों पर सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसकी क्या क्रिटिज्म आई? एक तरह से लिमिटेशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, परिकल्पनात्मक स्थितियां हैं इसमें, ठीक है। बायो सैंपल वो तो है ही है एक तरह से, मतलब जेंडर्ड बायो जेंडरनेस की ही बात करी गई है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इनकल्सिव एजुकेशन के बारे में, ठीक है। किसके? इनकल्सिव एजुकेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब आजकल के टाइम में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की ज़रूरता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि बच्चे को जैसी नीड है वैसी उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, पृथकीकरण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, मतलब अलग अलग करना, कि कोई बच्चा जो स्लो लर्नर है या गिफ्टेड है या एवरेज है उनको अलग अलग करना, ये लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों में आवश्यक दायित्व सौंपा गया है। कौन से साइन से? 1993 से, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें यह फिजिकली जो मतलब कि एबल नहीं है, अंधता मतलब जो हमारे पास ब्लाइंडनेस हो गए, ठीक है, डीफ हो गए, विकलांग हो गए, उसके बाद बौद्धिक स्तर पर वंचित हो गए, वही है कि मांसपेशियां, मतलब वो जिनको भी जो भी डिसेबिलिटीज़ है वो पर्सन्स हैं उनको अलग से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। स्त्री पुरुष पे दूर करने, संवर्धन के लिए संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है।
तो संविधान के कौन से संशोधन अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो भी 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास डिसेबिलिटीज़ आती हैं, तो दृष्टि, विजुअल डिसेबिलिटीज़, ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, अधिगम क्षमता के प्रकार, तो ये हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स आ गए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग ऑर्डर। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। किससे है? रीडिंग डिसऑर्डर। पढ़ने में बच्चों को मुश्किल होती है, ई को क पढ़ता है, सा, आवाज़, न्यूक्लियर, अनन्यूक्लियर, इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाता है वो। ठीक है, तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है, जब वो पढ़ नहीं पा रहा है तो लिखने में भी उसको मुश्किल आई, तो डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर। उसके बाद आता है हमारे पास एप्रेक्सिया। तो ये एक शारीरिक विकार है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के संबंध सूक्ष्म गति, जैसे हमारे पास फाइन मोटर वाले, ठीक है, स्किल से फाइन मोटर, जिसमें छोटी छोटी जो हमारी मसल डेवलप होती थी, जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलने में निपुण नहीं हो पाते हैं, तो फिजिकली डिसेबिलिटी। ये हमारे पास मस्तिष्क के सेरेबम में क्षति, मतलब सेरेबम पार्ट होता है ना ब्रेन का, उसमें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसमें इंजरी की वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अप्रेक्सिया। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया अप्रेक्सिया का ही प्रकार है, इसका ही प्रकार है मस्तिष्क में क्षति के कारण, मतलब ब्रेन में अगर हमारे पास डैमेज होता है तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं है हैंड्स और आईज में। डिस्प्रेक्सिया तांत्रिक तंत्र से का संबंधित विकार, नर्वस सिस्टम से, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अफेसिया। अफेसिया इज अ भाषा एवं संप्रेक्षण अधिगम, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है, मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने से, मतलब कि ऐसे ही लिखने में, विचारों को बताने में, मौखिक रूप से ऑरली बताने में मतलब सक्षम नहीं हो पाते हैं बच्चे। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से अफेसिया, ये भी मतलब जो फेसिया वाले हैं सारे ही ब्रेन में इंजरी की वजह से है। और उसके बाद आता है डिस्पेसिया, ये भी उसी में है कि बातचीत करने में बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता है ब्रेन इंजरी की वजह से। एलेक्सिया मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है, ग्राफिया मतलब ये हमारे पास राइटिंग डिसेबिलिटी, लिखने में प्रॉब्लम। ठीक है, हाथ उंगलियों और उंगलियों संबंध गड़बड़ी, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी। डिसकैल्कुलिया, कलकुलिया मतलब कैलकुलस, तो कैलकुलस किससे रिलेटेड होता है, मैथ से, तो मैथमेटिकली उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसे न्यूम लेक्सिया भी कहा जाता है। ग्राफिकल होता है, लेक्सिकल, ऑडियोनॉटिक, वर्बल हो सकता है। ठीक है, ये भी ब्रेन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण होता है। डिस्थीमिया गंभीर मतलब स्ट्रेस की है ये। ठीक है, डिस्थीमिया किसकी वजह से है, स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद है हमारे पास डिसमोर्फिया, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बड़े या छोटे हैं। ठीक है, मतलब हम पूरी तरीके से जज नहीं कर पाते, डिसमोर्फिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ये तो पता ही है, वो क्यूरियसिट है, जिज्ञासा ज़्यादा होती है, चीज़ों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, क्रिएटिविटी होती है, IQ 140 से ज़्यादा होती है, रीजनिंग होती है, उसके बाद वोकैबुलरी अच्छी होती है। ठीक है, मौलिक चिंतन कर सकते हैं। फिजिकल विद PWD, फिजिकल विद डिसेबिलिटी 99.5 7 डिसेबिलिटीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो ईयर्स के ऊपर भी ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं। फिजिकल जो डिसेबिलिटीज़ हैं, फिजिकल विद डिसेबिलिटी मतलब हमारी बॉडी की जो डिसेबिलिटीज़ की वजह से हैं, तो RPW राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में, PWD 1995 को रिवाइज़ किया गया था। इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ आई थी। ठीक है, 15 जून 2017 में 21 आ गई। तो ये सारे नाम उनके लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हो कि कैसे कैसे पर्सन दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये भी आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तैयार किया गया था, अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, कितने में, 2010 में, तैयार 2009 में
और कब लागू किया गया था? 2010 में 86th अमेंडमेंट के 2002 में आर्टिकल 21A, ठीक है, कौन से आर्टिकल में है ये? 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क, ठीक है। तो 2010 में इसको पारित किया गया था कि 6 से जो भी 14 वर्ष तक बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो है मतलब फ्री एजुकेशन दी जाएगी। डिसेबल बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष है, ठीक है। जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन 6 से 18 साल वाले बच्चे हैं। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान, एज वाइज होमोजीनियस क्लास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन के अनुसार बच्चों में जो ये है कि नामांकन है वो किसके प्रावधान पे, किस बेस पे किया जाता है? तो वो एज के बेस पे। इसके महत्वपूर्ण प्रोहिबिशन, निषेध क्या है? बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी चाहिए, ठीक है, शारीरिक ना ही मानसिक। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं है। नो एडमिशन फीस है। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन के नियम के विरुद्ध है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। प्राइवेट स्कूल में BPL छात्रों को 25% जो है वो छूट दी जाती है। 30 मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर ज़रूर होना चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में, वे उच्च वालों के लिए मतलब कि जो प्राइमरी वाले वो 1 किलोमीटर दायरे के रेडियस में स्कूल होना चाहिए, और जो हमारे पास सीनियर सेकेंडरी वाले उनके लिए 3 किलोमीटर में होना चाहिए। कक्षा 1 से लेकर 5 में 1 वर्ष से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए, मतलब 200 वर्किंग डेज होने चाहिए। 6 to 8 220 वर्किंग डे। 1 to 5 जो PRT है, 6 to 10 टीचर को TGT, 11 to 12 PGT। 1 to 5 जो रेशो है वह 30 पे एक टीचर है, 6 to 8 35 पे एक है। 9 to 10 सेकेंडरी स्कूल है, 11 to 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये बता दिया कि कितने कितने घंटे, इनकी 800 घंटे, 1 से 5, 6 से 8 हज़ार घंटे। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 आवर्स आना ज़रूरी है, ठीक है। अबव 150 चिल्ड्रन, 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आया हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो कि NCF 2005 इज़ वन ऑफ द 4 NCF पब्लिश्ड इन 75, 88, 2000 एंड 2005 बाय द, मतलब ये चौथा हमारे पास क्या था नेशनल करिकुलम। सबसे पहला आया 75, देन 88, 2000 एंड 2005। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। बुकिश नॉलेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें। इसके अनुसार 8वीं अनुसूची में दी गई है 22 भाषाओं में किया गया है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में, कौन से पार्ट में? 8वीं। NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल। तो इसमें क्या है, इसके क्या मेन मोटिव है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जो भी मतलब हमारे पास आउटर वर्ल्ड है उसके साथ जोड़ना, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल पढ़ाओं की रंटत प्रणाली से रटने वाली चीज़ों को मुक्त करना। पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को गतिविधियों से, कितनी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाने चाहिए। बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड है, ठीक है। 1905 5 विधियों पर जोर दिया गया है। कौन सी? लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, ग्रुप लर्निंग और मिक्स्ड मेथड, ठीक है। तो जो ये है हमारे पास NCF, ये बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद पर है। इसके अनुसार भूमिका सुविधावाद जैसी होनी चाहिए, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म्स, मतलब जो ये हमारी अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है, बहुभाषावाद होनी चाहिए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये था NCF और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपने देख लेना, बिकॉज अभी मेडिकल का पेपर जो है वो 2:30 बजे आई थिंक सो, तो वो वाले बच्चे ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जाने से पहले। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव सोसाइटी से सीखता है और पूरे मतलब लाइफ लॉन्ग चलती है, ठीक है। किस पे प्रभावित करती है? पालन पोषण पे, सहयोग पे, अनुकरण पे, पुरस्कार एवं दंड पे, ठीक है। कैसी आपकी पालन पोषण है, सहयोग कैसा है, अनुकरण, पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे।
नेक्स्ट देखते हैं समाजीकरण की इकाइयाँ, ठीक है, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फैमिली है, स्कूल है, टीचर एंड मीडिया है, ठीक है। दो तरह की एजेंसीज होती है इसमें, एक्टिव एजेंसीज और पैसिव एजेंसीज। इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी, जहाँ बच्चा सक्रिय होता है, एक तरह से बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, स्कूल, क्लब और स्कूल, ठीक है, ये एक्टिव एजेंसी। पैसिव एजेंसीज, जहाँ पे मतलब कि ये क्वेश्चन बनता है, जैसे पुलिस स्टेशन सार्वजनिक हो गया, लाइब्रेरी होगी, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता बट वहाँ पे भी वो चीज़ें सीख रहा है। लाइक लाइब्रेरी में क्या है कि उसको मतलब साइलेंस मेंटेन करनी होती है, मतलब वो रूल सीख रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं जहाँ पे, तो उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक शिक्षक के रूप में कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझेंगे। कैमरा पर्सन, चेयर पर्सन। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, किसने बोली थी? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? जॉन डीवी। इसमें बच्चों के नीड्स के अनुसार एक्टिविटीज़ प्लान किए जाते हैं। बच्चे जो भी क्यूरियस, क्रिएटिव और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजुबाई भेदका, इंडिया में किसको जाता है? गिजुबाई भेदका को। प्रगतिशील विद्यालय, एक्टिविटी रिलेटेड जो स्कूल है वो 1896 में खोले गए थे। लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे, लर्निंग फॉर प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। पाठ्य पुस्तक को भगवान मानना गलत है, ये मात्र एक टूल है, ठीक है। तो इन्होंने एक स्कूल खोला था जॉन डीवी ने, कहाँ पे? यूएसए में। लर्निंग इज़ अ सोशल, एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में एरर या त्रुटियां होना से ही थिंकिंग का पता चलता है। कई बार बच्चे कुछ वृत्तियां बना लेते हैं जिन्हें गलत स्मृत्य, रॉन्ग कंसेप्ट ना कह के अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्लासरूम डिसीजन से इन्हें ठीक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब मेन यहाँ पे जो है कि जो लर्निंग बाय डूइंग है, एक्टिविटी है, वो किसने यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया था? जॉन डीवी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास जॉन डीवी का ट्राइपोलर एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एजुकेशन है वो जॉन डीवी ने बोला था त्रिध्रुवीय है, वो ट्राइपोलर में ट्राई क्या है हमारे पास? टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, ठीक है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग, ठीक है, इंटरवीनिंग। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज ऑरल हो सकती है, लिखित है, सांकेतिक हो सकती है। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम, मतलब साइकोलॉजिकल मैनर, एक तरह से सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार LSWR, उन्होंने राइटिंग पहले कर दी, लिसनिंग, स्पीकिंग, W राइटिंग एंड रीडिंग। चॉम्स्की को भाषा का जन्मदाता मानते हैं, मतलब कि फादर ऑफ जो लैंग्वेज है वो कौन है? नोम चॉम्स्की। अर्थात बच्चे भाषा सीखने के लिए की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, जैसे कि रोना। भाषा के भाग कौन कौन से? स्वनिम, फ्योनिम, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अ, क, च, ये सारी चीज़ें जो सबसे छोटे हैं हमारे पास। मॉर्फीन शब्द का छोटा रूप, जो हम छोटे छोटे उनको फोनिम, मॉर्फीन। देन सिंटेक्स एट सेंटेंस अरेंजमेंट, भाषा के नियम, कर्ता ने कर्म को, ये सारी चीज़ें सीखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फोर्थ है सिमेंटिक, अर्थ, विन्यास, मीनिंग, अरेंजमेंट। वाक्य विन्यास का मतलब जो बनते हैं हमारे पास सेंटेंसेस, उनके बारे में। मोहन के पास एक पुस्तक है, मोहन के पास है एक पुस्तक, मतलब मीनिंग भी होना चाहिए। आपने सेंटेंस तो देख लिया बट उनका मीनिंग होना चाहिए, सिमेंटिक। तो सबसे पहले आया हमारे पास फिनोमी, देन उसके बाद कौन से थे? ये यहाँ से देखते हैं हम। ये था ना, सबसे पहले आया हमारे पास फिनोमी, फिर उसके बाद आता है मॉर्फीन, ठीक है। फिनोमी, मॉर्फीन, फिर आता है सिंटेक्स, और लास्ट में आता है हमारे पास कि उनकी कोई मीनिंग भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, दैट इज सिमेंटिक, ठीक है। फिनोमी, मॉर्फिन, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक।
उसके बाद ये टेस्ट आते हैं हमारे पास CRT, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया एक फिक्स करा हुआ है, जैसे आपका टैट का एग्ज़ाम है तो इसमें फिक्स है क्राइटेरिया कि 90 मार्क्स आने चाहिए जर्नल कैटेगरी के, तो इट इज़ ए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इनमें एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन होता है, जैसे आपके कोई बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बैंकिंग है जिसमें मेरिट लिस्ट जाती है, ठीक है, तो मतलब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें मेरिट लिस्ट जाती है, तो वो होते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। उसके बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक फ़ाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके, मतलब वही है एक तरह से बायोग्राफी टाइप कि सारा कुछ लिखना, फाइल बनानी, यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां, इन सभी जानकारियों में को पोर्टफोलियो में संचित किया जाता है। जेंडर एक सामाजिक सोशल संरचना है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल भी है। जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता, तो समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, जैसे महिलाएं गणित में कमज़ोर है, तो ये बहुत ही स्टीरियोटाइप बात है, ऐसा नहीं होता है। पुरुष रोते नहीं हैं, ठीक है, कि मेंस नॉट क्राइंग, तो ये भी बहुत गलत बात है, ठीक है। तो जब किसी के साथ गलत हो रहा है, तो अगर गर्ल रो सकती है तो बॉयज़ भी रो सकते हैं, बॉयज़ रो रहे हैं तो उसमें कोई छोटी बात, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जेंडर बायस्ड, लिंग पक्षपात, एक शिक्षक को गर्ल्स व बॉय में वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जैसे कैमरा मैन, कैमरा पर्सन, ठीक है, नॉट कैमरा मैन, इट्स कैमरा पर्सन। कैमरा मैन तो नहीं है, वो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, तो कैमरा पर्सन इज़ अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड रेदर देन कैमरा मैन। नेक्स्ट देखते हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके 3 पक्ष हैं, स्कैट, कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, 3H, ठीक है। कॉग्निटिव हेड से, अफेक्टिव मतलब हम इफेक्ट कब होते हैं, जब हम दिल से सोचते हैं, हेड से हो गया, फिर हार्ट से हो गया, साइकोमोटर मतलब हमें काम करना है वो हमारा हैंड करेगा, ठीक है, हेड, हार्ट, हैंड। साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव एंड कोनेक्टिव, ठीक है। ये हमारे पास मेंटल स्किल्स के ऊपर, ये एटीट्यूड एंड सेल्फ के ऊपर, ये हमारे पास फिजिकल स्किल के ऊपर, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में जब 1956 में आई थी सबसे पहले, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, बट इसको चेंज कर दिया गया था 2 लेवल्स को, कि सबसे पहले लास्ट में क्रिएट आएगा और लास्ट में इवैल्यूएट है हमारे पास, वो है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। 3 प्राइमरी लॉ पे काम करती है, लॉ ऑफ फैक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद हमारी आती है अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो किसने दी हुई है ये, किसकी कमेटी के अंदर है, डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी, रिपोर्ट 31 मई 2009 को, ठीक है। तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, तो इसको नाम दिया, चेंज कर दिया था, रीनेम्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री। न्यू फॉर्मेट क्या आया था, 5+3+3+4, ठीक है। टीचर एजुकेशन है, लैंग्वेज के ऊपर है, इंक्लूसिविटी के ऊपर है। 5 का मतलब क्या है, उसको बोला था इसने फाउंडेशन, मतलब 3 से 8 साल तक, ठीक है। उससे 8 से 11 साल वाली है उसको प्रीपेटरी बोला था, प्रारंभिक चरण। 11 से 14 को मिडिल बोला था, और 14 से 18 को सेकेंडरी माध्यमिक चरण बोला था, ठीक है। तो ये मतलब ये किस उस पे बात कर रही है, 5 ऐसे 5 3 स्क्वायर अपॉन में 4 ट्रिक, 5+3+4। उसके बाद है थोड़ा सा सेंचुरी स्किल्स जो है, आज की बात करें तो कौन कौन से स्किल है हमारे पास, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, इनिशिएटिव, सोशल स्किल, ठीक है, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, मीडिया लिटरेसी, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, अदला बदली, इम्प्रॉम्प्ट डिबेट, आस्क योर सेल्फ, कि क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे कर सकते हो, अपने आप से पूछ के, ठीक है। आस्किंग राइडल्स, गैप फिल इन, पूछो तो समझो, क्रॉस क्वेश्चनिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन कैसे हो सकती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, 2 is enough, लेट दम फ्री, गिव दम ब्रेक।
उसका कोलैबोरेशन क्या है, सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, चेन गेम है, सर्च टू विन, डम ब्रिज। कम्युनिकेशन, गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्ड, फीलिंग द इम्पॉर्टेंट, टॉक इन पेरिस, साइलेंस टॉक डे, स्टूडेंट क्लास। ICT लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, ठीक है। तो ये इसमें इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अडेप्टेबिलिटी, डिफरेंट यूज़ ऑफ ए हाउस होल्ड आइटम्स, कैसे फ्लेक्सिबल हो सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है, शफल्स करके, मेकअप अ न्यू गेम, फ्लिप्ड क्लासरूम करके। तो ये हमारे पास थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आगे इससे पहले भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहले वाली वीडियो है उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद भी करवाऊँगी, बट आज तो आपका पेपर ही है तो नहीं हो पाएगा। आई होप आपका क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़े। इन केस अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।